हेलो स्टूडेंट, जो लोग अभी जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का फॉर्म भरे हुए हैं ऑडिटर के लिए। बहुत सारे बच्चे झारखंड में परेशान हैं कि कहाँ पे कोर्स ले। और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं अलग अलग जगह पे जहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बच्चों से, सारे लोगों से जो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, कि पहले सोच समझ के नहीं बोलते ठोक ठठा के लीजिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला काम करना है। सारे जगह पे डेमो को देखिए, जो अच्छा लगता है और जहाँ पे लगता है कि कंटेंट हमें सारे मिल रहे हैं जो प्रॉमिस किया जा रहा है। जैसे अगर वीडियो का प्रॉमिस तो ठीक है, लाइव क्लासेस समझ में आ रहा है तो आप डेमो क्लास 4-5 करके देखिए। कुछ पीडीएफ कंटेंट उनसे मांगे टीचर से कि सर आप ऐप में हमारा कुछ पीडीएफ कंटेंट फ्री कर दीजिए, हम उस पीडीएफ को देखेंगे, कुछ टेस्ट आप कर दीजिए। जब सारी फैसिलिटी आपको मिल जाए फिर आप कोर्स खरीदिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि आप अगर एक बार गलत जगह उलझ जाते हैं तो आपका पैसा चला जाता है और साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी जो मिला है वो चला जाता है। अब सवाल है कि सर ऑनलाइन कोर्स में आप क्यों बोल रहे हैं, तो हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे कंटेंट में दम है, तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। हमारा सारा कंटेंट आप देख लीजिए, अच्छा लगे फिर ज्वाइन कीजिए। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, हो सकता है हमारा फ़ी बाकी से थोड़ा महंगा हो, बट कंटेंट ज़बरदस्त मिलेगा। आप अगर सस्ते में लेके उलझोगे, नहीं बोला जाता है कि आप 100 सोनार का और एक लोहार का बात बराबर हो जाता है, वही हाल है और कुछ नहीं। तो बाकी जगह पे बहुत सारे प्राइसेस बहुत कम किए गए हैं, तो प्राइस कम होने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो कंटेंट वो अवेलेबल नहीं कर पा रहे जो प्रॉमिस कर रहे हैं। और हमारे कंटेंट को आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कंटेंट तो एप्लीकेशन पे देखना है। अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा CWH ऑनलाइन एकेडमी का, और उसमें ऐप इंस्टॉल करने के बाद हमने वीडियो में बताया कि कैसे कोर्स खरीदना है। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो में पूरा कोर्स खरीदने का प्रोसेस हमने आपको बता रखा है, तो आप उस सिलेबस वाले वीडियो को देखिएगा। और ऐसे भी प्ले स्टोर से CWH ऑनलाइन एकेडमी का कोर्स इंस्टॉल करने के बाद, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन में मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, सबमिट करना है। लॉगिन करते कैटेगरी पूछेगा, उसमें JSSC वाला कैटेगरी में क्लिक कीजिएगा, पेड वीडियो कोर्स में जाएगा, सबसे ऊपर कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जाएंगे, कंटेंट में आपको हर जो है यूनिट का हम लोग एक PDF फ्री कर देते हैं। आज ही हम फ्री कर दे रहे हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना स्क्रीनशॉट ले सकते, बट देख सकते हैं। आप वहाँ डेमो देख लीजिए, अच्छा लगे फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। और अभी हम लोग क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत दिन हो गया, और बहुत दिन हो गया ग्रेजुएशन किए हुए, और कुछ ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन करते समय ध्यान भी नहीं दिए, डिग्री मिलता चला गया, आप कहीं और बिजी थे, डिग्री मिलता चला गया, फोकस नहीं रहा। तो अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जिससे सब लोग अकाउंट्स में परेशान रहते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कम से कम 10 वीडियो बेसिक कंसेप्ट का हम यूट्यूब पे डालेंगे। 10 वीडियो से कम बेसिक कंसेप्ट का नहीं जाएगा। पहले अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जब डेबिट क्रेडिट हमको ना पटक पाए, हम डेबिट क्रेडिट को उठा के पटक देंगे। ऐसा बेसिक कंसेप्ट आपको सबसे पहले डेवलप करना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर कोर्सेज की। और कोर्स बहुत तेजी से आप पढ़ोगे अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, डेबिट क्रेडिट का रूल्स पता है, कैसे डेबिट करेंगे, एसेट कौन होता है, कैपिटल कौन होता है, लायबिलिटी कौन होता है, गुड्स किसको बोलते हैं। ये सारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और देखिए, और लगातार फिर बता रहे, हर दिन आपके पास यूट्यूब के ऊपर क्लासेस जाएंगे, हर दिन यूट्यूब के ऊपर क्लासेस जाएंगे। आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि इंस्टीट्यूशन आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, हेल्प कर रहा है आपके पढ़ने में या नहीं कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये क्लास 1 है, ध्यान रखिएगा, ये क्लास 1 है बेसिक का। हम लोग बेसिक का क्लास 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत लेखांकन। मतलब लेखांकन का बेसिक चीज हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, वर्ड यहाँ लिखा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग होता क्या है, और अकाउंटिंग का क्या ज़रूरत है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, क्यों लेखांकन करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो भी बिजनेस करता है दुनिया में, जो भी इस दुनिया में बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस का लेन देन जो होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट लेते हैं, कभी उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, ये सारे लेन देन को लिखता तो होगा ना। चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, हर बिजनेसमैन अपने यहाँ होने वाले लेन देन को लिखता है। तो बिजनेस में लेन देन को लिखने का तरीका, जो लेन देन हो रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किसी से उधार माल खरीद रहे हैं, तो जितने लेन देन, जितने ट्रांजेक्शन किसी बिजनेस में हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं लिखा जाता है।
और वही लिखने की प्रक्रिया कहलाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, याद रखिएगा, अकाउंटिंग का मतलब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आप बात यहाँ सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग तक रुक नहीं जाता अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में ही नहीं आता, खाली रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो इसको बुक कीपिंग बोल देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का काम बहुत लंबा है, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब बहुत लंबा जाता है। अभी एक एक करके देखते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। किस बात का कला है भैया? कौन कला है? जैसे पेंटिंग करना एक कला है, डांसिंग करना एक कला है, वैसे अकाउंटिंग भी एक कला है। ये कला कैसे सीखते हैं? तो कॉमर्स पढ़ के सीखते हैं और हमारे यहाँ पढ़ के सीखते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किसका आर्ट है भैया? रिकॉर्डिंग, लिखने का, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल नेचर, एक लाइन बाय लाइन समझेंगे। बोलता है लेखांकन वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का। हम दोनों भी लिख रहे हैं बाइलिंगुअल। हम लोग जो भी पढ़ाएंगे, मेरा जो भी कंटेंट होगा बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे और बहुत लोग हैं जो हिंदी में पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो हम दोनों मिक्स करके बता रहे हैं। और कॉमर्स का आदमी बाइलिंगुअल ही रहता है, दोनों पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना। हम लोग ना तो प्योर हिंदी वाले हैं ना प्योर इंग्लिश वाले। लेखांकन वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का, अरे लेने लिख दिए भैया, लेन होगा। लेन देनों को लिखने, कॉमा, उनका वर्गीकरण, लेन देन को लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने, विश्लेषण करने, निर्वचन तथा संप्रेषण करने की कला है। अब एक करके समझिएगा इसको। बोल क्या रहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है। वो कला आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखना चाहते हो। तो किसका कला है भाई? तो बोलता है बिजनेस के लेन देन को लिखने का कला है, कि एक बिजनेसमैन अपने लेन देन को कैसे लिखेगा, कैसे उसका वर्गीकरण करेगा। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नल बोलते थे, आप तो पढ़े हुए हैं। तो जर्नल बनाते थे उसको रिकॉर्डिंग बोलते थे। तो जर्नल बनाने का कला है कि जर्नल कैसे बनाते हैं। क्लासिफिकेशन को आप लेजर बोलते थे, याद कीजिए, लेजर बनाते थे। समराइजिंग को आप ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो क्या लगता है, ये सब बनाने का कला है कि कैसे जर्नल बनाएंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद बोलता है एनालाइजिंग, जिसके अंदर आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और उसका एनालिसिस करते थे। एनालिसिस के अंदर आप क्या करते थे? एनालिसिस के अंदर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। उसके बाद इंटरप्रेट करते थे, उस डेटा को समझने का प्रयास करते थे। उसके लिए आप इस्तेमाल करते थे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ते थे, फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ते थे, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट कंपेयर, उसके बाद कॉम्परेटिव के बाद कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस। ये सब बहुत सारे टेक्निक थे, टूल्स थे, जिसके जरिए उसका पुर्जा अलग करके हम इंटरप्रेट करते थे डेटा को। और जब इंटरप्रेट करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कोई कंक्लूजन आता था, कोई रिजल्ट आता था, हम दुनिया के साथ उसको कम्युनिकेट करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, और कौन से लेन देन का करेंगे? तो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन का, जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व होगा, जिस लेन देन में पैसा इन्वॉल्व होगा, उसके साथ ये सारा काम करते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग में ट्रेडिंग पीएल बनेगा। फिर हम लोग एनालिसिस इंटरप्रेट करेंगे रेशियो एनालिसिस के जरिए, और कम्युनिकेट करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन है वो, ताकि दुनिया को हम बता सके कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और वर्ड आता है अकाउंटिंग के अलावा, बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बस। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, बस। यानी बुक कीपिंग हम जर्नल को ही बोलते हैं, बुक कीपिंग जर्नल को ही बोलते हैं। बुक कीपिंग और जर्नल एक ही बात है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन, बस। फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स मीन्स दैट सॉल, इसका मतलब आपने बुक कीपिंग कर दिया। बुक कीपिंग का ही दूसरा नाम जर्नल और उसी का दूसरा नाम रिकॉर्डिंग भी है, एक ही चीज़ है। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग क्या है, मोटा मोटी समझ में आ गया कि अकाउंटिंग के अंदर हम एक सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं बिजनेस के लेन देन को, सिर्फ लिखते नहीं हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, एनालाइजिंग भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं। ये सारा प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर आता है। आप छोटे से काम को कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग केवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, नहीं। रिकॉर्डिंग को तो आप बुक कीपिंग बोलते हैं, तो ये बुक कीपिंग आप कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। रिकॉर्डिंग दैट मीन्स बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग एक छोटा सा काम है, अकाउंटिंग बड़ा सा काम है जिसके अंदर सारा कवर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये तो समझ में आ गया सर कि लिखने का सिस्टम जो होगा उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। लिखने का थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। जो बिजनेस के लेन देन का लिखने का सिस्टम होगा सर, उसे हम अकाउंटिंग बोलेंगे। बिजनेस के लेन देन को लिखने का जो सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। तो सवाल एक, लिखने का सिस्टम तो समझ में आ गया, लिखने का सिस्टम तो समझ में आ गया कि क्या लिखने का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग लिखने के मेथड क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बात करते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान रखिएगा, दुनिया में लेखांकन की कितनी विधियां डेवलप की गई है? लेखांकन की विधियां, कितनी विधियां दुनिया में डेवलप की गई है लेखांकन करने के लिए? तो वैसे 3 मेथड्स है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। इकहरा लेखा प्रणाली। दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। और तीसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब दोनों मिला के, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दोनों मिला के। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में बहुत कम लोग अभी आपको दिखेंगे, दोनों मिला रहता है, सिंगल और डबल। हम लोगों के यहाँ जो अभी सिस्टम चल रहा है वो सिंगल चल रहा है या डबल चल रहा है? अब सवाल है सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, समझिएगा, खुद लिखा हुआ है, सब अपने नामे में लिखा हुआ है। अकाउंट समझना बहुत आसान है, खुद अपना नाम में सब लिखा रहता है, खाली कंसेप्ट को समझते जाना। सिंगल का मतलब होता है एक बार, एंट्री मतलब होता है लिखना, सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जहां बिजनेस के लेन देन को एक बार लिखा जाता है उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सवाल है कि राशन दुकानदार के पास जाइएगा तो खाली वो अपना डायरी में लिखता है, आपको तो रसीद काट के नहीं देता। तो जो बिजनेस आपको रसीद काट के नहीं दे रहा है वो सिंगल एंट्री सिस्टम लगा रखा है, सीधा सीधा बात। जो रसीद काट के दे रहा है वो डबल है, और जो रसीद नहीं काट रहा है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन बिजनेसमैन लगाएगा? तो यहाँ लिख देते हैं, ये किसके लिए सूटेबल होगा बताइए? छोटे बिजनेसमैन के लिए, सूटेबल फॉर अ स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त होगा, यानी ये बिजनेस, ये सिस्टम उसी बिजनेस के लिए अप्लीकेबल होगा जो छोटा बिजनेस है, जिसके यहाँ बिल नहीं मिलता या जिसके यहाँ कंप्यूटर बिलिंग नहीं होता, हाथ से भी बिलिंग नहीं होता, वो सिंगल एंट्री सिस्टम रखा है। जितना छोटा बिजनेसमैन है वो सिंगल एंट्री सिस्टम रखा है। ये सबसे इजी मेथड है, इसके लिए कोई कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर राशन दुकान में 2 दिन बैठिएगा सीख जाएगा कैसे वो लिखता है। इसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं, अनसाइंटिफिक मेथड है ये मेथड क्या है? अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक का मतलब है इसको कोई सही नहीं मानता है, कोर्ट भी इसको सही नहीं मानेगा। कोर्ट में अगर इस मेथड से लिख के जाएगा कोई वैल्यू नहीं उसका, अनसाइंटिफिक मेथड है। ये मेथड इजी है, बहुत आसान है, इसके लिए कोई कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये मेथड सही नहीं है, इससे आपको प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं पता चल पाएगा। तो दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से अकाउंटिंग हो रहा है, तब से हिसाब लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले यही मेथड दुनिया में आया था, सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले याद रखना, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेन देन के किसी एक पक्ष को लिखा जाता है,
उसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। लेन देन में दो पार्टी होता है, एक पार्टी को लिखेंगे तो एक पार्टी के यहाँ लिख रहे हैं, एक को लिख ही नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है। और साथ ही साथ ये अनसाइंटिफिक है, इसको कोर्ट भी सही नहीं मानता है, लेकिन ये मेथड ईजी है, इसमें कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और छोटा बिजनेसमैन के लिए सूटेबल भी है। क्योंकि मान लीजिए कोई सब्जी बेच रहा है तो कंप्यूटर रखेगा बगल में, कंप्यूटर से बिल निकालेगा, डबल बिल जैसे मॉल वगैरह में निकलता है, पॉसिबल नहीं है, बेचारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे बिजनेस जो छोटे हैं उनका सेल ज़्यादा नहीं है, तो वैसे बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम रखेंगे। लेकिन जब आपका बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपको कन्वर्ट होना होगा डबल एंट्री सिस्टम में। किस में कन्वर्ट होना होगा? डबल एंट्री सिस्टम में। ये किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर बिग बिजनेस। बड़े व्यवसाय के लिए बड़े व्यवसाय के लिए उपयुक्त होगा। और ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मतलब है कोर्ट भी इसको सही मानता है। साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक अप्रोच है, वैज्ञानिक विधि है, इसको सब सही मानता है। डबल एंट्री सिस्टम याद रखना। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों की बुक में लिखो। तो जहां भी आपको बिल कट के मिल रहा है, चाहे वो हाथ से काट के बिल दे रहा है, चाहे कंप्यूटर से काट के बिल दे रहा है, वो सब डबल एंट्री सिस्टम रख रहा है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला है वो कहीं भी हाथ से बिल काट के नहीं देगा। ये बिल काट के देगा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देगा बिना बिल का। अब जैसे राशन दुकान में आप गए, कोई सामान खरीदो, कोई बिल नहीं दिया, तो सिंगल एंट्री सिस्टम। और जहाँ पे आप खरीद रहे हैं, मॉल वगैरह में जाइएगा या राशन दुकान जो भी बन रहा है बड़े पैमाने पर, जो राशन दुकान, वहाँ सामान खरीद बिल देगा ही देगा। आप एक सामान खरीदे तो भी बिल देगा, वो डबल एंट्री सिस्टम। अब बताइए डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? किसने डेवलप किया इसको? तो चलिए यहाँ बताते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के फादर का नाम है, किसने डेवलप किया इसको? तो बहुत लोग यहाँ गलत हैं, लूकास पेसोली बोल देते हैं। नहीं, लिखा है लूका, LUCA, और एस अपोस्ट्रोफी एस रहता है, ठीक है। लूकास पेसोली, PACIOLI, लूकास पेसोली याद रखना। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? लूका पेसोली है। इसने डबल एंट्री सिस्टम का पहली बार दुनिया में कंसेप्ट लेकर आए। उससे पहले क्या चलता था? सिंगल। कब लेकर आए थे? तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कब लेकर आए थे कंसेप्ट। तो 1494 में लेकर आए थे। 1494, 1494 में पहली बार लूका पेसोली ने कंसेप्ट लाया था डबल एंट्री सिस्टम का, पहली बार। अब बोलिएगा सर क्या 1494 से पहले अकाउंटिंग नहीं होता था? होता था। कौन सा सिस्टम था? सिंगल एंट्री सिस्टम है। पहला चीज समझ में आ गया कि 1494 से पहले इस दुनिया में जो अकाउंटिंग होता था वो सिंगल चलता था। अब जब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आ गया तो क्या आप लोगों को लगता है कि अभी सब डबल हो गया है? नहीं, अभी दोनों चल रहा है। छोटा बिजनेस इसमें है और बड़ा बिजनेस इसमें है। यानी पहले छोटा और बड़ा सब इसी में था। 1494 से पहले छोटा बड़ा सब इसी में था, लेकिन जब 1494 में नया सिस्टम डेवलप हुआ तो जो बड़े बिजनेस थे इसमें सिंगल में, वो चले गए डबल में, बाकी छोटा इसी में रह गया। तो अभी दोनों बिजनेस, दोनों मेथड है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये चलता है छोटे बिजनेस के लिए, ये चलता है बड़े बिजनेस के लिए। तो बड़ा बिजनेस के लिए कब से सिस्टम आया है? 1494 में। पूछता है कि कौन सा कंट्री से आया है? इटली। कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछ देगा कि जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट लाया गया है पहली बार, वो दुनिया में कौन देश है जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट दिया? तो देने वाला कौन था? इटली। जब इटली में जन्मा, इटली में दिया, तो इटली अकेला कंट्री है जिसने दुनिया को एक अकाउंटिंग कंसेप्ट दिया है, एक अकाउंटिंग सिस्टम दिया जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। जिसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के फादर का नाम है लूका पेसोली। कब डेवलप किया इन्होंने? 1494 में। कौन से कंट्री के थे? इटली। इटालियन था यह बंदा। अच्छा, सोच मतलब सुन के थोड़ा सा मजा आएगा आप लोग को। यह आदमी मैथ का विद्वान था और कॉमर्स का खोज कर दिया। ये मैथमेटिशियन था, ये मैथ का विद्वान है और खोज दिया कॉमर्स का। और हम लोग कॉमर्स वाले रट रहे हैं बचपन से, जब से कॉमर्स पढ़ना शुरू किए। जो लूकास पेसोली, लूकास पेसोली, भैया है क्या भैया? ये मैथमेटिक्स का विद्वान है, मैथमेटिशियन था। बस इसने एक सिस्टम को ढूंढा कि भाई लेन देन में तो दो पक्ष होते हैं, एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, कोई पैसा दे रहा है तो कोई ले रहा है। तो जब दो पक्ष होते हैं तो बेहतर ये है कि दोनों पक्ष को लिखिए। अगर एक पक्ष को लिखिए तो लड़ाई झगड़ा होगा। जैसे यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ पे राशन दुकान से हम सामान खरीद रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सामान नहीं भी खरीदे, राशन दुकानदार चढ़ा दिया। कभी ऐसा होता है कि हम पैसा दे दिए और नहीं चढ़ाया। यहाँ बहुत झगड़ा होता है, मारपीट तक मामला आ जाएगा। जबकि इसमें कभी कोई बिजनेस में मारपीट का, झगड़ा का, झंझट का मामला नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है।
यहाँ कोई सिस्टम नहीं लिखने का, समझ गए। तो ये सिस्टम बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इस सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण, इसके डिमेरिट के कारण जो है इस सिस्टम को डेवलप किया लुका पेसोली ने कि दोनों के खाते में लिखिए, दो पार्टी है, दोनों क्या लिखाएगा, कोई झंझट नहीं रहेगा। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी भी लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं, आपको दोनों के बुक में लिख रहा है। अगर खरीद रहा है तो उसके बुक में भी लिखिए, और बेच रहा है तो उसके बुक में लिखिए। जो बेचने वाला उसके यहाँ रिकॉर्ड होगा, खरीदने वाला भी रिकॉर्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे बेस्ट मेथड कौन है, डबल एंट्री सिस्टम सबसे बेस्ट मेथड है रिकॉर्डिंग का। आज के समय में जितनी बड़ी बिजनेस है सारा डबल एंट्री सिस्टम में रख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो अब हाइब्रिड भी रख रहे हैं। हाइब्रिड मतलब सिंगल डबल दोनों, छोटा छोटा के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बड़ा ट्रांजेक्शन के लिए रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। फादर का नाम क्या, लुका पेसोली। कब डेवलप होता, 1494 में। और कौन से कंट्री के थे, इटली के। किसके लिए सूटेबल है, बड़ा बिजनेस के लिए सूटेबल है। और ये साइंटिफिक अप्रोच है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, अनसाइंटिफिक अप्रोच है। और ये छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है, बड़े बिजनेस में ये सूट नहीं करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग और डेटा को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सिंगल और डबल क्या है। अभी हम लोग देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ और बात लिख लेते हैं, क्या क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछता है सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला क्या लिखे है, अनसाइंटिफिक मेथड। अवैज्ञानिक विधि है। दूसरा सिंपल, साधारण विधि, ठीक है। तीसरा क्या होगा, रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। यह लेन देन के केवल एक पक्ष को लिखता है। suitable for a small business। छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त। ये हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं जो आप देख लिए। सिंपल मेथड है, अनसाइंटिफिक मेथड है, छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है, और ये बड़े बिजनेस के लिए। अच्छा, ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इससे प्रॉब्लम होगा। डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात और मैं बता दूं कि जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम से रख रहे होंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम, आधा लिख रहे हैं आधा गायब कर दे रहे हैं, तो क्या इसमें जर्नल बनेगा, नहीं बनेगा। लेजर बनेगा, नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनेगा, नहीं बनेगा। फाइनल अकाउंट बनेगा, बनेगा लेकिन दूसरे तरीके से बनेगा। मतलब ना तो इसमें जर्नल बना पाओगे, क्योंकि जर्नल में दो पार्टी चाहिए, यहाँ तो एक एक को लिखा है। तो इसमें जर्नल भी नहीं बनता है, लेजर भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता है, सीधा फाइनल अकाउंट बनता है। जर्नल नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंसेस नहीं बनेंगे, सीधा का सीधा इसमें फाइनल अकाउंट बनेगा, क्योंकि जर्नल लेजर बनाने का कोई कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। अब पढ़ने के सर सिंगल एंट्री सिस्टम एक बार लिख रहे हैं तो एक बार में जर्नल कैसे बनेगा बताइए। सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है वो एक पार्टी के बुक में लिख रहे हैं। अगर रमेश के बुक में लिख रहे हैं तो एक पार्टी लिखाएगा, दूसरा क्रेडिट में क्या करोगे। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट का कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे नहीं है।
दूसरा, इसमें एक पार्टी के बुक में लिखा जाएगा, दूसरे पार्टी की बुक में नहीं लिखा जाएगा। इसमें एक पार्टी की बुक में लिखा जाएगा, दूसरे पार्टी की बुक में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दो पार्टी है ही नहीं। तो यहाँ पे जर्नल नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंसेस नहीं बनेगी, कुछ भी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये पूरा ओवरऑल हम लोगों ने आपको सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताया। अभी हम लोगों का 10 लेक्चर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 1 है, और ऐसे हम लोग 10 लेक्चर लेकर जाएंगे आपके पास, जिसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। कल के क्लास में लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में, डेबिट क्रेडिट करने के कितने कंसेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, गुड्स क्या होता है, बिजनेस क्या बोलते हैं, परचेजर किसको बोलते हैं, सेलर किसको बोलते हैं, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बेसिक अकाउंटिंग पहले पढ़िए, बकाइए नहीं, बका के कोर्स नहीं खरीदना, सोचना है, समझना है, देन खरीदना है। सही जगह पर, जल्दबाजी में अगर गलत जगह आप खरीद लेते हैं, फिर आपको अच्छा अगर दूसरे जगह लग रहा है, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं ना बचेगा। तो अभी जब वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर जा ही रहा है लाइव क्लास का, तो आप यूट्यूब पे 4-5 क्लास कर लो, फिर अच्छा लगे ज्वाइन कर लो। आप जितना जल्दी अच्छा लगेगा उतना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास। तो लगते हैं हम लोग अगले वीडियो का वेट करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इंजॉय कीजिए और सारे का नोट्स अपने कॉपी में जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।